गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट 2 टॉपिक के रिस्पॉन्स बहुत अच्छे रहे मेरे, और उन वीडियोस के अलावा कुछ बच्चों ने मुझे कुछ स्पेशल टॉपिक्स के लिए बोला है कि सर आप इनके वीडियो ज़रूर बनाएं। उसमें से एक टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग देखें तो वैसे केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको उसका यूज़ बार बार लेना होता है। बट बैलेंसिंग जो टॉपिक है वो आपको तभी समझ में आएगा जब आज का टॉपिक मेरा आपको क्लियर हो। जब आप ये टॉपिक अच्छे से समझ जाएंगे तब बैलेंसिंग आप किसी भी टिपिकल रिएक्शन को 30 सेकंड में बैलेंस कर सकते हैं। वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बैलेंसिंग से बच्चा जनरली क्या करता है कि वो घबरा जाता है, क्योंकि वो थोड़ी सी भी टिपिकल हल्की सी भी टिपिकल अगर रिएक्शन दिखी तो वो उससे घबरा जाएगा। लेकिन बैलेंसिंग जो मेथड मैं आपको बताऊंगा इसके नेक्स्ट वीडियो में, वो इतना इजी होगा कि आप किसी भी रिएक्शन को 30 सेकंड में बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको ये टॉपिक पढ़ना है जो क्या है, एन फैक्टर। एन फैक्टर हिंदी में बोले तो एन कारक। क्या होता है एन फैक्टर? एन फैक्टर की डेफिनेशन। अब एन फैक्टर की डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो एन फैक्टर की डेफिनेशन वेरी करती है। वेरी मतलब अगर मैं एसिड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा, बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा, सॉल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो डेफिनेशन चेंज हो जाती है। सो जैसे जैसे अपन इन पॉइंट को डिस्कस करते रहेंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन को भी देखते रहेंगे। फर्स्ट जो अपन देख रहे हैं एन फैक्टर में वो है एन फैक्टर ऑफ आर्सेनियस एसिड एंड ब्रोंस्टेंट एसिड, राइट। फर्स्ट वन इज n factor of arrhenius acid. n factor of आर्सेनियस एसिड एंड ब्रोंस्टेंट एसिड। इसकी डेफिनेशन आप सबको पता है कि आर्सेनियस एसिड क्या होता है, ब्रोंस्टेंट एसिड क्या होता है, ये सब बताने की कोई मुझे खास ज़रूरत नहीं है। तो इनके रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं कि एन फैक्टर क्या होता है, सो आप सबको पता है एसिड के लिए जो टर्म डिफाइन है वो होती है बेसिसिटी, राइट। एसिड के लिए तो क्या डिफाइन है, बेसिसिटी, और बेस के लिए क्या डिफाइन है, एसिडिटी, राइट। बेसिसिटी ऑफ एसिड मतलब एसिड का एन फैक्टर क्या है, बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस। इसका मतलब क्या हुआ, इसको अपन समझते हैं। देखो सपोज मेरे पास कुछ एसिड हैं ये, और उनका एन फैक्टर में डिस्कस कर रहा हूँ। एसिड मैंने पहले ले लिया HCl, तो HCl में से कितने H प्लस रिमूव हो सकते हैं, एक, तो इसका एन फैक्टर हो गया कितना, 1। अगर मैं बात करूँ HNO3, कितना H प्लस निकल सकता है, 1, तो एन फैक्टर कितना हो गया, 1। H3PO4, अब हमको पता होना चाहिए कि H3PO4 में से कितने H प्लस निकल सकते हैं, मैक्सिमम 3, तो 3 हो गए। H3PO3 इसमें कितने निकल सकते हैं, 2, तो एन फैक्टर कितना हो गया, 2। अब आप बोलेंगे सर यहाँ भी H3 है, यहाँ भी H3 है, तो फिर इसका एन फैक्टर 3, इसका एन फैक्टर 2 क्यों? क्योंकि हमको पता है कि वो ही H प्लस रिमूव होता है जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो, राइट, इस तरह से। तो ये वाला H प्लस यहाँ से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। लेकिन जो H प्लस ऑक्सीजन के अलावा किसी दूसरे एटम से कनेक्ट है वो यहाँ से ऐसे रिमूव नहीं होगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड के केस में, हाइड्रा एसिड की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑक्सी एसिड के केस में क्या होता है, वही H प्लस रिमूव होता है जो ऑक्सीजन से कनेक्ट होता है। H प्लस से कनेक्टेड एटम रिमूव नहीं होता है। H3PO3, एक और एग्जाम्पल H3PO2, इसमें कितना है, 1। एसिटिक एसिड ले लो, CH3COOH, यहाँ कितना है, 1। तो ये एसिड के
एन फैक्टर है। कैसे डिफाइन किया? अकॉर्डिंग टू बेसिसिटी ऑफ एसिड, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस, राइट। अब ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि H3PO4 का एन फैक्टर हमेशा 3 ही रहता है। बोलिए क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि रिएक्शन में H3PO4 का एन फैक्टर मे बी 3, मैक्सिमम 3, मे बी 3, मे बी 2 और मे बी 1। इट डिपेंड ऑन रिएक्शन। कैसे? जैसे H3PO4, राइट, H3PO4 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स CaHPO4 प्लस H2O। इस रिएक्शन को बहुत ध्यान से समझना। ये रिएक्शन क्या कह रही है कि यहां पर क्या हो रहा है, H3PO4, यहां से 3 इसका एन फैक्टर हो सकता है, बट अब यहां एन फैक्टर कितना है वो देखेंगे। तो एसिड बेस, ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया। एसिड बेस रिएक्शन में एन फैक्टर देखते हैं कि अगर एसिड का एन फैक्टर देख रहे हैं तो बेस के रेस्पेक्ट में देखेंगे, बेस का एन फैक्टर देख रहे हैं तो एसिड के रेस्पेक्ट में। कैसे? यहाँ कितने OH हैं? 2 OH माइनस H2O से रिएक्शन कर रहे हैं, राइट। देखो यहाँ से 3 H प्लस थे, कितने निकल गए? 2 निकल गए, 1 बचा, मतलब 2 H प्लस निकले इस रिएक्शन में। हमने क्या बोला? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस, तो कितने निकले? 2। तो यहां पर इसका एन फैक्टर कितना है? 2, ना कि 3। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल H3PO4 प्लस NaOH, राइट। इसमें बात करें तो NaH2PO4 प्लस H2। अब यहां देखने वाली बात क्या है कि हैं वापस से कितने? 3, लेकिन गए कितने? सिर्फ एक ही तो गया, 2 H प्लस बच रहे, तो यहां एन फैक्टर कितना हो गया? 1। तो इस तरह से हमको यह आइडेंटिफाई करना होता है कि एन फैक्टर क्या है। एक और देख लो, मैं रिएक्शन को बैलेंस अभी नहीं कर रहा हूं, ये मत बोलना कि सर रिएक्शन बैलेंस नहीं है, अभी बैलेंसिंग अपन सीख ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ एन फैक्टर सीख रहे हैं। H3PO4 की रिएक्शन NaOH से कराई, तो यहाँ देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे कितने H प्लस निकले? तीनों के तीनों निकल गए, तो यहाँ पर एन फैक्टर कितना हो गया इसका? 3। क्लियर हुआ? ये है आर्सेनियस एसिड का एन फैक्टर कैलकुलेट करना। तो आर्सेनियस एसिड के एन फैक्टर की डेफिनेशन हमने देख ली कि क्या डेफिनेशन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, वो आर्सेनियस बेस पे, राइट। आर्सेनियस बेस क्या होता है वो देख लेते हैं। आर्सेनियस बेस वही वापस से कहानी, क्या? एन फैक्टर इक्वल टू, वही मैंने बोला कि एसिड के लिए बेसिसिटी डिफाइन है और बेस के लिए एसिडिटी, तो एसिडिटी ऑफ बेस, क्योंकि बेस की बात कर रहे हैं तो एसिडिटी। अब क्या आएगा? इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन, ये इसकी डेफिनेशन है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है? जैसे सपोज मेरे पास कुछ बेस हैं और ये उनका एन फैक्टर, तो कैसे देखेंगे? NaOH कितने OH माइनस निकल सकते हैं? 1। KOH कितने निकल सकते हैं? 1। CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो कितने निकल सकते हैं? 2। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कितने निकल सकते हैं? 3, तो 3, राइट। अब ये हमने क्या देख लिया? बेस, आर्सेनियस बेस का एन फैक्टर, वही तरीका है कि रिएक्शन में भी देखने का तरीका वही होता है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ एन फैक्टर ऑफ ब्रोंस्टेड बेस। एन फैक्टर ऑफ ब्रोंस्टेड बेस,
एन फैक्टर ऑफ ब्रॉन्स्टैंड बेस। ब्रॉन्स्टैंड बेस क्या कहता है, तो इसकी डेफिनेशन देखो। इसके अकॉर्डिंग एन फैक्टर की डेफिनेशन है एन फैक्टर इक्वल टू नंबर ऑफ H प्लस आयन एक्सेप्टेड, क्योंकि ब्रॉन्स्टैंड की डेफिनेशन ही क्या है कि नंबर ऑफ H प्लस कितने वो एक्सेप्ट करता है पर मॉलिक्यूल, ये उसकी डेफिनेशन है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे। तो ये ब्रॉन्स्टैंड बेस हो गया और ये इसका एन फैक्टर, तो उसमें देख लेते हैं। तो सपोज मेरे पास एक है NH3 अमोनिया। NH3 कितने H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, एक कर सकता है ना, NH4 प्लस बनाता है, तो ये हो गया 1। H2 कितने लेता है 1, तो ऐसे करके भी हम क्या कर सकते हैं, इसको ब्रॉन्स्टैंड बेस का भी एन फैक्टर हम देख सकते हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट, बहुत छोटा सा टॉपिक है नेक्स्ट, एन फैक्टर ऑफ लुईस एसिड। एन फैक्टर ऑफ लुईस एसिड। अब लुईस एसिड के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ लोन पेयर एक्सेप्टेड पर मॉलिक्यूल, राइट, नंबर ऑफ लोन पेयर एक्सेप्टेड पर मॉलिक्यूल। फिर एक और देखते हैं, एन फैक्टर ऑफ लुईस बेस। इसके बारे में बात करें तो नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड लुईस बेस क्या होता है, लोन पेयर देने वाला लुईस बेस, लोन पेयर लेने वाला लुईस एसिड। तो कितने लोन पेयर वो पर मॉलिक्यूल ले रहा है वो तो क्या है लुईस एसिड, और कितने दे रहा है वो क्या है लुईस बेस। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आता है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है, थोड़ा ध्यान से समझना। नेक्स्ट है एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट। एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट, एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से समझना। एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट क्या होता है तो वो देखते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन, टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव, टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। क्या मतलब है, इसको समझने के लिए पहले कुछ चीज़ें समझो। जैसे ए बी टाइप का कोई सॉल्ट है मेरे पास, ए बी टाइप में भी कंडीशन मान लो वो ए प्लस है बी माइनस है, तो इस कंडीशन में उसका एन फैक्टर जो रहने वाला है वो 1 है। क्या है वो 1। दूसरा टाइप क्या हो सकता है, ए 2 हो प्लस 2 हो, ए माइनस 2 हो, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2। तीसरा ए प्लस 3 बी माइनस 3, यहाँ कितना हो जाएगा 3। मतलब सिंपल सा कि चार्ज जो है हमने क्या कर उस चार्ज के हिसाब से क्लासीफाई किया, तो ए बी वाले का कितना हो जाएगा 1। बेसिकली कैसे देखते हैं इसको कि मान लो ए एक्स, ए के नीचे एक्स वैल्यू है और बी के नीचे वाई वैल्यू है, तो इसका एन फैक्टर होगा एक्स इंटू वाई। इसके एन फैक्टर की वैल्यू क्या होगी एक्स इंटू वाई। तो सिंपल सा, बी की वैल्यू, बी पे चार्ज कुछ भी हो, ए के चार्ज कुछ नहीं हो, लेकिन ये एक्स और वाई की वैल्यू कितनी 1, 1 इंटू 1 कितना आ गया 1। चार से देखें तो यहाँ कितना, इनके हिसाब से ये दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे देखेंगे तो ये वाला फैक्टर इस पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, राइट, क्योंकि हमने 4 से देखा है। तो यहाँ +2 है, टोटल प्लस चार्ज कितना हो गया 2, टोटल नेगेटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया 3। तो ये अलग है। ये वाला कंसेप्ट कहाँ लगेगा कि एक्स इंटू वाई करने वाला, वो मैं अब बताता हूँ। तो आगे चलते हैं, A2B या AB2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n इक्वल टू 2। वो वाला कंसेप्ट लगाया क्या, 2 इंटू 1 या 1 इंटू 2, ये वाला कंसेप्ट यहाँ लगेगा। A3B या AB3,
इसमें क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 6, नेक्स्ट सॉरी n इक्वल टू 3, 3 इंटू 1 और 1 इंटू 3, A3B2 या A2B3, तो n इक्वल टू 6, 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3, राइट। तो ये वाले पॉइंट कहाँ लगे मेरे, इन जगह पे, ये वाला फैक्टर इस जगह पे इम्प्लीमेंट हुआ। क्लियर हुआ। तो ये सॉल्ट का कैलकुलेट करने का तरीका है। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कुछ। NaCl चार्ज कितना होता है, +1 -1, तो 1 हो गया। KCl कितना हो गया, 1 हो गया, हुआ कि नहीं। CaCl2 किस टाइप का सॉल्ट हो गया, ये हो गया अपना AB2 टाइप का सॉल्ट। तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, 2, 1 इंटू 2। AlCl3 तो ये किस टाइप का सॉल्ट हो गया, इस टाइप का, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3। क्लियर हुआ। Al2SO4 का होल थ्राइस, तो ये किस टाइप का सॉल्ट हो गया, ये हो गया इस टाइप का सॉल्ट। तो यहाँ एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 6। सिंपल है। एन फैक्टर देखना किसका, एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट। क्लियर हुआ। नेक्स्ट अब आता है एन फैक्टर ऑफ एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये जो फैक्टर है, ये वाला टाइप जो है एन फैक्टर का, रिएक्शन को बैलेंस करने में सबसे ज़्यादा काम आने वाला है। तो बहुत अच्छे से, बहुत इत्मीनान से, ध्यान से समझना। आगे देखते हैं क्या है ये एन फैक्टर। तो समझो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले वाला इंपॉर्टेंट था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, समझना। एन फैक्टर इक्वल टू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। क्लियर हुआ। इसको समझते हैं क्या कहना चाहता है। देखो, हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन जो होती है, उसमें क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इससे हमको मिलता है क्या, प्रोडक्ट, राइट। अब क्या है, इसका एन फैक्टर कुछ होगा, इसका एन फैक्टर कुछ होगा, हमको वही देखना है। तो देखो, पहला एग्जांपल, KMnO4 gives Mn+2, KMnO4 प्लस Mn+2। ये हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हो क्या रहा है कि Mn जो है यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो मैं इन फ्यूचर में फिर इस पे भी कभी वीडियो बना दूंगा। तो +7 ऑक्सीडेशन नंबर है। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना है, 5 का। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 5 का। तो क्या लिखा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन नंबर पर मॉलिक्यूल। यही क्या है, इसका एन फैक्टर। तो कितने का चेंज हो रहा है, 5 का, तो यही इसका क्या हो गया, एन फैक्टर। क्लियर हुआ। और देखो एग्जांपल, Na2S2O3 Na2S4O6। ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चा जनरली मैक्सिमम टाइम गलती करता है। वो जल्दीबाजी में देखता है और आंसर गलत करता है। देखो, यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है +2। कितना है, +2। यहाँ पर है 2.5। कितना है, 2.5।
वही ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए अपन को 2.5। नहीं भी निकालना था तो अपन देख सकते हैं सोडियम का कितना होता है +1, तो 2 × +1 प्लस कितने हैं सल्फर अपने पास 4, तो क्या लिखूंगा 4x। अब कितने ऑक्सीजन है मेरे पास 6, तो एक का कितना होता है -2, तो ये = 0, तो ये कितना हो गया 12, माइनस का 12 प्लस का 2 10। अब क्या हो गया 10 उधर चला गया तो क्या रह गया x = 2.5। ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर कितना आ गया 2.5। तो 2.5 है तो बच्चा क्या बोलेगा सर आपने भी जस्ट यहाँ डिफरेंस देखा ऑक्सीडेशन नंबर का, आंसर लिख दिया। तो यहाँ भी देख के उसने क्या किया, तुरंत देखा कि सल्फर में ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस 0.5 का है, आंसर हो गया 0.5 और ऑप्शन में 0.5 जरूर होगा। बच्चा उस पर तुरंत टिक लगाएगा और खेल खत्म। लेकिन एक बात जो इम्पोर्टेंट है यहाँ देखने वाली कि हमेशा जिसमें भी आप ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस देख रहे हो जिस भी एटम का, उसके आपको ये भी देखना है कि नंबर ऑफ एटम कितने हैं उसके अंदर। सल्फर अब यहाँ Mn एक ही था, मतलब एक Mn था। हमेशा हमको रिएक्टेंट साइड से मतलब है, प्रोडक्ट साइड से कोई लेना देना नहीं है कि इधर प्रोडक्ट साइड में कितने एटम है, राइट। अब प्रोडक्ट साइड में यहाँ 4 है तो मुझे 4 से मतलब नहीं, मुझे मतलब है कि रिएक्टेंट साइड सल्फर कितने हैं, वो कितने हैं 2। तो क्या करो 0.5 का तो डिफरेंस है, लेकिन कितने सल्फर का है, वो एक सल्फर के रेस्पेक्ट में 0.5 का है। वो सल्फर कितने हैं 2, तो 2 × 0.5 = 2 × 2.5 हो गया, तो ये कितना हो गया 1 हो गया। ये क्या है इसका एन फैक्टर। क्या आप दोबारा बोलता हूँ कि हमें रिएक्टेंट साइड के एटम से मतलब है कि वो एटम कितना है, 0.5 का जो डिफरेंस है वो एक सल्फर में, और कितने सल्फर हैं 2, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। तो ये हो गया क्या एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। CA ये इस एग्जाम्पल में अपन को एन फैक्टर कैलकुलेट करना है। ये रिएक्शन दे रखे, तो इस रिएक्शन में है क्या कि पहले तो हमको इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, वो देख लेते हैं कैसे। कैल्शियम ऑब्वियस ही बात है +2 में है, प्लस अब ब्रोमीन कितने हैं यहाँ पे 2 हो गए ना, बाहर 2 है तो 2 हो गया, तो 2 तो है ही, साथ में अंदर क्या आएगा x माइनस, ये कितने हैं ऑक्सीजन का 3 है, एक का -2 तो 3 का -6, राइट, = 0। देन x = कितना आ गया +5। तो यहाँ ब्रोमीन जो है वो कौन से स्टेट में है +5 स्टेट में है। अब ब्रोमीन +5 से कहाँ पे गया -1 पे गया, तो डिफरेंस देखना है, तो ऐसा मत कर देना -1 +4 सॉरी -1 +5 = 4, गलत। +5 से या -1 से +5 तक आओ या +5 से -1 तक जाओ। तो कितने का डिफरेंस दिखा आपको 6 का डिफरेंस दिखा। डिफरेंस कितने का हो गया 6 का, वही लेकिन कितने ब्रोमीन के लिए, एक के लिए, और 2 के लिए कितना हो जाएगा 6 × 2 मतलब एन फैक्टर कितना हो गया 12। तो इस तरह से हम इनके एन फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। एक और मैं आपको बता देता हूँ, एक और एग्जांपल अपन देख लेते हैं। लास्ट एग्जांपल है इस टॉपिक का, AS2S5 gives प्लस ये। अब यहाँ देखने वाली बात है कि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, यहाँ पर भी +5, मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, ठीक है। लेकिन सल्फर का यहाँ पे कितना है -2 है, और यहाँ पर कितना हो गया SO4 -2 में कितना है +6, तो डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पे। मैं फिर बोल रहा हूँ दोनों को ऐड मत करना, -2 +6 को ऐड मत कर देना वरना आंसर 4 आएगा। हमें चल के जाना है, तो -2 से +6 में गया तो कितने का डिफरेंस हुआ 8 का, तो एन फैक्टर = 8 × कितने सल्फर है 5, तो कितना हो गया 40। ये अपना आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए
वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। जैसे कुछ स्पेशल एन फैक्टर्स हैं जो हमको याद होनी चाहिए, जैसे एन फैक्टर ऑफ KMnO4, एन फैक्टर ऑफ KMnO4। तो एन फैक्टर ऑफ KMnO4 को ऐसे याद कर लो कि यदि ये बेसिक मीडियम में है, यदि ये एसिडिक मीडियम में है, यदि ये न्यूट्रल मीडियम में है, तो एन फैक्टर क्या होगा? तो ये बन गया क्या? बेन बना। तो इसमें बेसिक मीडियम में इसका एन फैक्टर होता है 1, एसिडिक मीडियम में 5 और न्यूट्रल मीडियम में 3। ये याद करने का तरीका है। अब हमें इफ द मीडियम ऑफ KMnO4 इज नॉट मेंशन, अगर हमको इसका एन जो मीडियम है वो मेंशन नहीं है, देन अज्यूम एसिडिक मीडियम। हमेशा क्या अज्यूम करना है? एसिडिक मीडियम, एंड टेक एन फैक्टर इक्वल टू 5। हमेशा एन फैक्टर क्या लेना है? फिर 5 लेना है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? अब बात आती है इसके आगे कि हम कंपाउंड का, ऐसे कंपाउंड का एन फैक्टर कैलकुलेट करना जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा हो, मतलब एक से ज़्यादा एटम का क्या हो रहा हो, या तो ऑक्सीडेशन हो रहा हो या फिर रिडक्शन हो रहा हो। तो ऐसे रिएक्शंस के लिए, ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए हमको एन फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया नेक्स्ट अपना क्या? एन फैक्टर ऑफ कंपाउंड which more than one atom are oxidizing or reducing। क्लियर है? एक से ज़्यादा एटम का क्या हो रहा हो? ऑक्सीडेशन हो रहा हो या रिडक्शन हो रहा हो। जैसा एग्जाम्पल AS2S3 gives, मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी हम बैलेंसिंग नहीं देख रहे हैं, तो इक्वेशन बैलेंस ना मिले तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। AS2S3 प्लस AS2S3 gives H3ASO4 और SO4-2। इस रिएक्शन को हमको बैलेंस करना है, या इस रिएक्शन का हमको एन फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो कैसे? यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +3, सल्फर का है -2, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +5 और सल्फर का है +6। तो एक ही मॉलिक्यूल में देखो AS का भी एन फैक्टर चेंज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, सल्फर का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो मतलब एक मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, राइट? तो यहाँ कितने का चेंज हो रहा है इस वाले में? AS के केस में 2 का, 3 और 5 2 का, लेकिन कितना है? 2 × 2। क्यों? क्योंकि AS कितने है? 2, और चेंज कितने का है? 2 का, तो 2 × 2। सल्फर के केस में कितने का हो रहा है? 8 का हो रहा है, लेकिन कितने हैं सल्फर? 8 × 3, तो 24। तो इस मॉलिक्यूल का एन फैक्टर निकालना है, टोटल एन फैक्टर बराबर, तो यहाँ से तो हो गया 4, यहाँ से हो गया 24, तो ये हो गया 4 + 24, मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐड करना है। 4 + 24 28 आ गया। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल आपके लिए दे रहा हूँ, K4FeCN6 पोटेशियम आयन प्लस Fe+3 आयन प्लस CO3-2 आयन NO3- आयन। इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है। अब बात आती है लास्ट टॉपिक के एन फैक्टर में, लास्ट टाइप के, वो अपन देख लेते हैं।
वो है n फैक्टर ऑफ डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन। n फैक्टर ऑफ डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन का n फैक्टर कैलकुलेट करना। तो समझो टॉपिक है डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन हमको पता है क्या होती है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही एटम का, एटम सेम होना चाहिए, उसी का ही ऑक्सीडेशन और उसी का ही रिडक्शन हो, तो वो क्या कहलाती है? डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन। तो एग्जांपल, I2 gives I minus प्लस IO3 माइनस। इस रिएक्शन का मुझे एन फैक्टर निकालना है, या मुझे इस रिएक्शन में एन फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या देखूंगा कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका, अभी 0, यहाँ कितना है -1, यहाँ कितना है +5। तो ये चेंज हुआ, कितने का चेंज हो रहा है? 1 का। इसको मैं बोल देता हूँ ये 1 का, ठीक है। रिएक्शन नंबर मतलब ये चेंज, हमने इसको 1 मान लिया, इस पूरे प्रोसेस को। इसको ये कौन सा प्रोसेस मान लिया मैंने? सेकंड। तो इक्विवेलेंट, देखो पहले इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला आपने पता है कि क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब आगे देखो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ I2, I2 का इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर है? I2 का इक्विवेलेंट वेट ऑफ, ये इक्वल है I2 in 1 प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ I2 in सेकेंड। इसमें चेंज के और इसमें चेंज के दोनों के सम के बराबर है किसका? इक्विवेलेंट वेट ऑफ I2। तो वो सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ I2 इन 1, तो 1 में कितने का चेंज हो रहा है? 1 में 1 का चेंज हो रहा है। 1 का 0 से -1, तो 1 का चेंज हुआ, लेकिन कितने हैं? 2 हैं, तो क्या हो जाएगा? तो मॉलिक्यूलर वेट हमने मान लिया कितना है? m, और चेंज कितने का हुआ? 1 इंटू 2 का, प्लस अब सेकंड में चेंज देखना है, तो क्या मान लिया? यहाँ भी हमने मॉलिक्यूलर वेट m डिवाइडेड बाई, क्या हो जाएगा? कितने का चेंज है? 5 का, 5 इंटू 2 बोले तो कितना हो गया? 10। तो ये कितना हो गया? 3m/5। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? m डिवाइडेड बाई 5/3। तो यहाँ अगर इस फॉर्मूले से मैं कंपेयर करूँ तो इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई एन फैक्टर है। तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई एन फैक्टर, तो ये वैल्यू किसकी हो गई? एन फैक्टर की हो गई। तो आंसर आ गया 5/3। एक और एग्जांपल, P4 gives -PH3 प्लस H3PO4। तो यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखना है, तो फटाफट देखें। यहाँ 0 हो गया, यहाँ कितना हो गया? सॉरी, यहाँ कितना हो गया? -3, यहाँ कितना हो गया? +3। अब यहाँ देखें तो इसको हमने क्या मान लिया? 1 मान लिया, और इसको हमने क्या मान लिया? सेकंड प्रोसेस मान लिया। तो वही क्या हो गया? इक्विवेलेंट वेट ऑफ P4 इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ P4 इन 1 प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ P4 इन सेकेंड, 1 एंड सेकेंड का दोनों का सम। तो कर लो, m बाई कितना हो रहा है यहाँ पे चेंज? फर्स्ट में 3 का, तो 3 का हो रहा है, लेकिन एक फॉस्फोरस के रेस्पेक्ट में कितने हैं? 4। तो 3 इंटू 4 प्लस m डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 3 का चेंज हो कितने के रेस्पेक्ट में? 4 के रेस्पेक्ट में। तो वापस से क्या हो गया? 3 इंटू 4 तो इक्वल टू कितना आ गया? m/6।
तो इससे कंपेयर कर लेंगे तो क्या पता लग रहा है, एन फैक्टर इक्वल टू कितना है यहाँ पे हमारे पास, वो है 6। तो ये एन फैक्टर आ गया किसका, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन का। तो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन का भी एन फैक्टर हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब तक हमको एन फैक्टर कैलकुलेट करना नहीं आएगा तब तक हम रिएक्शन की बैलेंसिंग को ईजिली नहीं कर पाएंगे, फास्टली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पेपर में भी क्वेश्चन एन बैलेंसिंग पे आते हैं तो आपको वहाँ पे उसने आपको कोफिशिएंट दिया था कि एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करो या वैल्यू बताओ, तो उसमें आपको क्या है कि 30 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो तभी हो पाएगा जब आपको ट्रिक पता होगी रिएक्शन को बैलेंस करने की। और रिएक्शन को बैलेंस करने की ट्रिक जो मैंने बनाई है वो इस एन फैक्टर को के कंसेप्ट के ऊपर ही बनाई है। तो एन फैक्टर को एक बार अच्छे से पढ़ें, उस वीडियो जब तक मेरा आता है उसको, उस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें। सो गुड लक। और इस लेक्चर के नोट्स की PDF मैं आपको ज़रूर सेंड करूँगा मेरे फेसबुक पेज पर आफ्टर 24 आवर्स। वहाँ लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप इस PDF को, सेम इसी PDF को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एनी डाउट एंड एनी क्वेरी आप वहाँ पे मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे मैसेज में ज़रूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी। सो गुड लक स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।